हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 5 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू लिव विथ अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू डैश। ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी इक्वालिटी एंड ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि राइट टू लीव, अब यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि राइट टू लीव है तो मतलब ये कनेक्टेड होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि राइट टू लिव विद अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, मतलब कि इनडायरेक्टली यहां पे राइट टू मैरिज की बात हो रही है। अगर मान लो कि मैरिज नहीं होते एंड द कपल वांट्स टू लिव इन रिलेशनशिप, फिर भी ये वैलिड है। इट इज अंडर फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। इट इज वैलिड एंड इट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो आंसर होगा बी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो नया कानून बनाया गया है, तो उसके चलते ये पर्सनल चॉइस जो है वो फिर से डिबेट में रही है। तो उसके चलते कल के न्यूज़पेपर में ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी वैलिडिटी जो है वो वैलिडेट की गई है। और यहाँ पे काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है वो भी समझाए गए हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दूसरा क्वेश्चन उसी आर्टिकल पे है। Which of the following statement is or are correct about famous Supreme Court's judgment on Puttaswamy case? First, an individual's ability to control vital aspects of her life inheres in her right to privacy. Second, it recognized right to freedom of thought at the core of liberty. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पुट्टास्वामी केस जो है इट इज फेमस फॉर राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इस पर्टिकुलर केस में डिक्लेयर किया था। तो उसके अंदर ये कहा गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसकी लाइफ के हर एक वाइटल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की, तो उस एस्पेक्ट के अंदर राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब कि शी डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज हर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इज इट रिकॉग्नाइज्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एट द कोर ऑफ लिबर्टी। सोच सोचने की जो क्षमता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, तो ये स्वतंत्रता भी सभी को दी गई है। ये फ्रीडम भी सभी को दी गई है एंड इट इज एट द कोर ऑफ पर्सनल लिबर्टी एज मेंशन इन द आर्टिकल 21। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं, जहां पे स्टार्टिंग में ये पुट्टास्वामी केस जो है उसको मेंशन किया गया है इस पैराग्राफ में, एंड उसके एंड में भी ये पुट्टास्वामी केस पे ही ये आर्टिकल जो है वो एंड होता है। Question number 3, which of the following commitments are to be fulfilled by Iran as per Joint Comprehensive Plan of Action, that is JCPOA? First, ban on import of ballistic missile technology. Second, not to build any heavy water reactors or accumulate any excess heavy water until 2031. Third, allow IAEA, that is International Atomic Energy Agency, inspection at any site it deems suspicious. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ईरान इज बैंड ऑन इंपोर्ट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। वो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर सकता फॉर 8 ईयर्स। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, द बैन इज इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि ईरान कोई भी टाइप का हैवी वाटर रिएक्टर या फिर एक्सेस हैवी वाटर को एक्यूमुलेट नहीं कर सकता अंटिल 2031। इट वाज एलिज्ड दैट ईरान इज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी बैन लगाया गया है। और एनी टाइम आईएईए जो है इट इज द मेन इंस्पेक्शन एजेंसी
अंडर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के अंदर ईरान को अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर रोक लगानी है, और ये कंप्लाई ईरान कंप्लाई कर रहा है या नहीं ये चेक कौन करता है? ये एजेंसी चेक करती है। तो अगर ये एजेंसी को ऐसा कभी भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है, तो वो कभी भी ये साइट इंस्पेक्ट कर सकता है। और अगर ईरान ये एजेंसी को अपनी साइट पे इंस्पेक्शन करने से रोकेगा, देन यूनाइटेड नेशन विल यूनानिमसली पुट सैंक्शंस अपॉन द ईरान। तो ये तीनों कमिटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो रिसेंटली यूएस जो है उन्होंने ये JCPOA में से विड्रॉ किया था जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट थे। अब वहां पे जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, तो उनके सामने ये चैलेंज है कि किस तरीके से फिर से वो इस न्यूक्लियर डील में एंटर करे। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is or are correct? First, the percentage of public procurement of wheat in Punjab and Haryana is highest among all wheat producing states. Second, government's support under National Food Security Act is a legal and rights based entitlement. Third, dismantling the MSP system can harm both government and farmers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट इसलिए है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको इसके आंकड़े मिलेंगे जहां पे ऐसा कहा गया है कि 88% ऑफ द पैडी प्रोडक्शन एंड 70% ऑफ द व्हीट प्रोडक्शन इन पंजाब एंड हरियाणा हैज बीन अब्सॉर्ब्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मतलब कि ये पंजाब एंड हरियाणा रीजन के अंदर ऑलमोस्ट 70% व्हीट प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट MSP दैट मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योर करती है, जिसे कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट। एंड इट इज हाईएस्ट अमंग ऑल द व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे सिर्फ 23% का रेशियो है। राइस प्रोडक्शन की बात करें तो वो सिर्फ 44% का रेशियो है तेलंगाना, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये पंजाब हरियाणा रीजन जो है वो गवर्नमेंट के लिए काफी मायने रखता है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ये हर एक लोगों का एक लीगल राइट है, राइट टू फूड, और इसको एज अ राइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया गया था 2013 में। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इट इज अ लीगल एंड राइट्स बेस्ड एंटाइटलमेंट। अब डिसमेंटलिंग द MSP सिस्टम कैन हार्म बोथ गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, ये स्टेटमेंट जो है वो जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस आर्टिकल के अंदर ये जस्टिफाई किया गया है सबसे पहले कि क्यों पंजाब एंड हरियाणा रीजन जो है वो इतना लाइमलाइट में है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की साइड से भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पुट ऑन किए गए हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को कम दाम पे लोगों को व्हीट एंड पैडी मतलब कि राइस जो है वो प्रोवाइड करवाने हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कंपलसरीली पंजाब एंड हरियाणा के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो उसके फैक्ट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, और फिर इसको जस्टिफाई किया गया है कि अगर गवर्नमेंट MSP सिस्टम को बैन करती है तो उसकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स पर्टिकुलरली उनको नुकसान होगा, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, बिकॉज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने हैं वो गवर्नमेंट को आसानी से नहीं मिलेंगे। सो डिसमेंटलिंग द MSP सिस्टम कैन हार्म बोथ गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सबको पढ़ना चाहिए। यहां से आपको एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि किस तरीके से MSP एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct? First, in India, public expenditure on police accounts for only 3% of the total spending. Second, the actual strength of police force is far below the sanctioned strength. Third, Law Commission cited the nexus between police and criminals as the main reason behind lower conviction rate under cases of IPC, that is Indian Penal Code. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 एंड 2। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। इंडिया के अंदर
टोटल जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसमें से पुलिस के ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर सिर्फ 3% जितना होता है, जो काफी कम है। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। ये 2016 का डेटा है। ये डेटा जो है वो PRS लेजिस्लेचर रिसर्च के ऊपर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। गवर्नमेंट को जितनी पुलिस की स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है वो है 181 पुलिस पर्सोनेल पर 1 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख लोगों के सामने 181 पुलिस पर्सोनेल होने चाहिए, ये स्ट्रेंथ जो है वो सैंक्शन की गई है। लेकिन एज ऑफ 2016 इंडिया के अंदर ये स्ट्रेंथ है 137 पुलिस पर्सोनेल पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जितनी स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है उससे सारे स्टेट गवर्नमेंट ने काफी कम पुलिस वालों को रिक्रूट किया है। तो ये जो है वो भी करेक्ट होगा। अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें कि यूनाइटेड नेशंस कौन से स्टैंडर्ड को रेकमेंड करता है, तो उनके द्वारा जो स्ट्रेंथ सैंक्शन की गई है वो 200 से भी ज्यादा है, 200 प्लस पुलिस पर्सोनेल पर 1 लाख पॉपुलेशन। सो वी आर फार बिहाइंड द एक्चुअल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस पर्सोनेल। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड इज इनकरेक्ट। इसी रिपोर्ट के अंदर लॉ कमीशन ने ये साइट किया था कि lack of quality investigation is the responsible factor for the lower conviction rate under IPC। ऑलमोस्ट 47% जितना कन्विक्शन रेट है, जो काफी कम है अंडर द केसेस ऑफ IPC। उसका मेन रीजन लॉ कमीशन ने यह बताया था कि पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द मेन फैक्टर विच ड्राइव्स सच लोअर कन्विक्शन रेट। सो द आंसर इज A 1 and 2। सो किस तरीके से पुलिस पर्सन्स का मोरल बूस्ट किया जाए, तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था। ये आपको पुलिस रिफॉर्म्स के टॉपिक के अंदर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोन बुरेवी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी मालदीव्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। कल के न्यूज़पेपर में ही ये है कि साइक्लोन बुरेवी हिट्स नॉर्दर्न श्रीलंका, ऑलमोस्ट 12,000 पीपल अफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 7। अब सारे क्वेश्चन जो है वो आज के न्यूज़पेपर से है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज और आर एसोसिएटेड विथ इंडिया? फर्स्ट कोवैक्सीन, सेकेंड कोविशील्ड एंड थर्ड ज़ाइकोव डी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज D 1, 2 एंड 3। ये तीनों वैक्सीन जो है वो इंडियन फर्म्स के द्वारा डेवलप की जा रही है। कोवैक्सीन जो है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। कोविशील्ड जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में वैक्सीन डेवलप हो रही है, उसका नाम है कोविशील्ड। एंड ज़ाइकोव डी जो है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय दी Zydus Cadila। So all the three are being developed by Indian firms. So the answer will be D 1, 2 and 3। So कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से वैक्सीन रेडी हो जाएगी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा, इन सब चीजों के ऊपर कुछ बातें की थी। तो ये आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन the residuary powers are given to the central government. Indian constitution adopted federal characteristic but with strong central tendency. This feature of the constitution is adopted from which of the following country? Option A USA, option B Britain, option C Ireland and option D Canada। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी कैनेडा। कौन से फीचर्स हमने कनाडा से अडॉप्ट किए हैं वो याद रखने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। ये जो रेसिड्यूरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, जैसे कि सभी स्टेट के गवर्नर जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट होते हैं। रिक्रूट तो नहीं होते, उनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्लस फेडरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वहां पे भी सेंटर को ज्यादा
पावर्स दिए गए हैं। तो ये जहां पे भी सेंटर की बात आती है तो वो सारे फीचर्स हमने कनाडा से अडॉप्ट किए हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो भी हमने कनाडा से बोरो किया है। कनाडा इसलिए न्यूज में है बिकॉज वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी जो इंडिया के अंदर फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके ऊपर कोई रिमार्क्स दिया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि रिमार्क्स बाय कैनेडियन पीएम अनएक्सेप्टेबल। Question number 9. Which of the following statement is or are correct about RBI's monetary policy committee's recent decisions? First, it retained accommodative policy to support the economy. Second, it reduced repo rate. And third, it projected growth phase in the last 2 quarters of this financial year. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C 1 and 3. Second is incorrect. रिसेंटली आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने जो यस्टरडे डिसीजंस लिए हैं तो उसके अंदर सबसे पहला उनका डिसीजन ये है कि उन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। इट अडॉप्टेड एकोमोडेटिव पॉलिसी। क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर रेपो रेट को रिड्यूस करते दैट मीन्स मोर मनी सप्लाई विल बी गिवन टू दी बैंक्स। अगर मान लो कि बैंक्स को मनी सप्लाई दिया जाता देन इट विल लीड टू हायर इन्फ्लेशन इन द मार्केट। ऑलरेडी इन्फ्लेशन रेट जो है वो हायर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, एकोमोडेटिव पॉलिसी को सपोर्ट करती है। सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इट केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। थर्ड जो है वो करेक्ट है। उन्होंने कहा है कि इट प्रोजेक्ट्स अ रिटर्न टू ग्रोथ इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो द आंसर इज C 1 and 3. Question number 10. Which of the following statement is or are correct about Uttar Pradesh, that is UP's unlawful religious conversion prohibition ordinance 2020? First, district magistrate is the final authority to validate any religious conversion as faithful. Second, it makes religious conversion for marriage a non-bailable offense and the onus will be on the defendant to prove that the conversion was not for marriage. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C both 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूपी के अंदर जो नया ऑर्डिनेंस पास करवाया गया उसके अंदर ये है कि अगर मान लो कि दो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अगर वो मैरिज करते हैं तो यहाँ पे जो रिलीजियस कन्वर्जन होगा वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे जो रिलीजियस कन्वर्जन कराया है वो मैरिज के लिए नहीं है और उसको अगर आपको वैलिडेट करवाना है, सो द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल बी द फाइनल अथॉरिटी। वो कहेंगे कि ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो फेथफुल है या नहीं। अगर मान लो कि ऐसा नहीं है, सो इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, जहां पे ये प्रूव करना कि ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है इट वाज नॉट फॉर मैरिज, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जिन्होंने मतलब जो डिफेंड कर रहा है उनकी जिम्मेदारी होगी, जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन करवाया है उनकी जिम्मेदारी होगी। सो आंसर इज C both 1 and 2. सो अभी ये ऑर्डिनेंस जो है वो काफी चर्चा में रहा है बिकॉज इट सीम्स दैट इट इज अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी एंड इट इज अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।